जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ एक समय से बॉलीवुड को लेकर जो एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है दर्शकों के बीच में, खास तौर पे हिंदी भाषी दर्शकों के बीच में, उसने बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नुकसान ऐसे पहुंचाया है कि जो एक गलत छवि बनाई जा रही है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड के होने वाले बिजनेस को भी हैम्पर कर रही है। इसके कारण बॉलीवुड की कमाई पर ऊपर भी असर पड़ा है और साथ ही साथ जिस प्रकार के कंटेंट को परोसा जा रहा है उसके ऊपर भी असर पड़ा है। यहाँ पर देखिए, जनता को दोष देना कि भाई जनता गलत है या फिर बॉलीवुड को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है, वो भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं जो चीज़ आज उसके साथ हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं गलती उसकी खुद की भी है। जिस प्रकार का कंटेंट वो परोस रहे थे वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। मतलब आप हाउसफुल मूवीज़ को देख लीजिए, बिना सिर पैर की कहानियाँ थी उसमें। ऐसे कंटेंट को लगातार बार बार परोसा जा रहा था और उसको लेकर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं था कि हाँ, हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। बस ये बोल दिया जाता था कि भैया अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाओ और मूवी एंजॉय करके आओ। लेकिन उसमें भी मूवी में कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता होती थी और खास तौर पर कुछ कॉमेडी होती नहीं थी। इसके अलावा दूसरा एक रीज़न सबसे बड़ा था, जो कि ये साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उठाकर रीमेक बनाने का काम शुरू किया। मतलब आप इस बात को यूँ समझिए कि आपके पास कोई कहानी क्या है नहीं, या फिर क्या आपके पास ऐसे टैलेंटेड लोग नहीं बचे हैं जो कि कहानी सही तरीके से लिख सकें, या फिर क्या ये पूरे के पूरे लोग साउथ सिनेमा में चले गए हैं जो कि नई नई कहानी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सिर्फ वहीं के लोगों को दे रहे हैं और बॉलीवुड के पास कुछ बचा ही नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो फिर ऐसे लोगों को आपने पहले मौका क्यों नहीं दिया जो उनको अब साउथ में जाना पड़ गया। यही चीज़ धीरे धीरे से लेकिन लोगों को समझ में आई कि बॉलीवुड अब कुछ नहीं कर रहा है, साउथ की पकी पकाई बनी बनाई एक मूवी को उठाता है जो कि दर्शकों में काफ़ी चल चुकी होती है और उसको अपने हिसाब से रीमेक बनाकर लोगों के सामने दोबारा से पेश कर देता है। मतलब एक ही रोटी से कितनी बार खाना खाओगे, ये समझने वाली बात रहती है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि सीन टू सीन कॉपी किया जाता है। और जब ये बात दर्शकों को समझ में आना शुरू हुई तो फिर बॉलीवुड को कहीं ना कहीं एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि क्या साउथ इंडियन सिनेमा का जो एकदम से उदय हुआ है और पब्लिक इतनी ज़्यादा बात कर रही है साउथ मूवीज़ के बारे में, कहीं उसके पीछे कारण बॉलीवुड के प्रति पैदा हुई नफरत तो नहीं है। हिंदी बेल्ट में दक्षिण भारत से आई फिल्मों की कामयाबी ने बहस छेड़ दी है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज के बाद तो ये बहस और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। पुष्पा के हिंदी वर्जन ने विपरीत हालात के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। दिल्ली जैसे इलाकों में सिनेमाघरों के बंद होने के बावजूद हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी। आखिर हिंदी बेल्ट में पुष्पा जैसी फिल्मों की कामयाबी का रहस्य क्या है? पुष्पा पर हुई चर्चा बताती है कि इसने बड़े पैमाने पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी पाई थी। सिनेमाघरों के बाद फिल्म ओटीटी पर आई और जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ उसकी पब्लिसिटी हुई थी, उसकी वजह से तमाम दर्शक ओटीटी स्ट्रीमिंग में भी इसे देख ही रहे हैं और साथ ही साथ थिएटर्स में भी देख रहे हैं। ओटीटी स्ट्रीमिंग के बाद पुष्पा पर बात थमने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग समीक्षकों की हैसियत से फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। समीक्षाओं में पुष्पा की बनावट को वाहियात बताया गया है। लोग इसे बेसिर पैर की हरकतों से लैस फिल्म करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात भी चल रही है कि इसी फिल्म के संवाद सोशल मीडिया पर लगातार दोहराए जा रहे हैं, मतलब वायरल हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसे और उन पर दिख रही मीम्स की बाढ़ व्यापक रूप से लोगों में फिल्म के खुमार को साबित करने के लिए पर्याप्त है। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुष्पा की बुराई करी है, उन लोगों ने सब मतलब उन लोगों को बॉलीवुड का दलाल घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद से सवाल फिर वही है कि हिंदी बेल्ट में आखिर वो कौन सी वजह है या फिर कौन सी वजह है जो साउथ की फिल्मों का क्रेज़ बना रही हैं और बॉलीवुड में इतनी घृणा क्यों पैदा कर रही हैं। जहाँ तक बात फिल्म देखने की है तो किसी दर्शक के लिए कंटेंट के मनोरंजक होने और दर्शकों की पसंद नापसंद का है, तो इसका पैमाना अलग अलग हो सकता है। इस आधार पर पुष्पा को भी पसंद करना और नापसंद करने वाले हो सकते हैं और खूब हो भी रहे हैं। लेकिन जैसे किसी को सास बहू की कहानियों पर आधारित टीवी शोज पसंद नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे देखना या पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे शोज एक खास टारगेट ऑडियंस को देखकर ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इन्हें खूब पसंद करने वाले दर्शक भी मौजूद होते हैं। खैर, अगर पुष्पा के बहाने दक्षिण की फिल्मों की हिंदी बेल्ट में कामयाबी की थाह ली जाए तो एक अहम तथ्य निकलकर सामने आता है कि बॉलीवुड के प्रति हिंदी पट्टी में घृणा भी दक्षिण की फिल्मों को बड़ा अवसर उपलब्ध करा रही है। हालांकि सिर्फ यही वजह मुख्य नहीं है। हिंदी बेल्ट में साउथ की फिल्मों का पसंद किया जाना दरअसल कई वजह के कारण है और एक पूरी प्रक्रिया का नतीजा भी है। इसी बात को समझने के लिए ज़रा कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे बात करके ही हम समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करनी होगी सुशांत सिंह केस की, क्योंकि इसी केस के बाद से माहौल सबसे ज़्यादा तेज़ बदला। कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के ताकतवर हो जाने के साथ लोगों की पसंद नापसंद बहुत हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि इसे मापने का कोई टूल नहीं है, मगर सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जिस तरह का माहौल बना था उसमें कई मौक़ों पर समझ आता है कि कैसे इस एक चीज़ ने भी प्रभावित किया। हालिया उदाहरण की ही ले तो पुष्पा के साथ रिलीज हुई फिल्म 83 का सोशल मीडिया पर खूब विरोध दिखा। लोग रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की वजह से फिल्म का विरोध करते दिखे। उन सितारों का विरोध आम दिखता है जो बॉलीवुड के प्रतिष्ठित खानदानों से निकल कर आते हैं या फिर उन पर किसी खेमे का ठप्पा लगा होता है, उनका तो खासा विरोध होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बॉलीवुड की मनमानी। दक्षिण भारत के फिल्मों की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह होती है बॉलीवुड की मनमानी दिखती है।
असल में ये क्लास और मास के बीच का फ़र्क है। पिछले 20 सालों में बॉलीवुड की फिल्म मेकिंग की प्रोसेस देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है। साल 2000 के बाद बॉलीवुड में नई जमात के फिल्म मेकर्स और राइटर्स की आमद देखती है। इनके आने के बाद से सिनेमा का स्तर ज़्यादा तार्किक और विश्वस्तरीय ज़रूर नज़र आया है, लेकिन जो सिनेमा बाहर निकला उसने एक बड़े वर्ग की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया। वो वर्ग जिसके लिए सिनेमा के मायने, तर्क, तथ्य, फिल्मांकन और स्टारकास्ट के अलग थे। इस दौर में मेकर्स ने अपनी इच्छा से फिल्में बनाई। वे जैसा सोचते थे वैसी फिल्में बना रहे थे। कोई एनआरआई फिल्में बना रहा था, कोई सिनेमा में सच्चाई दिखाने की जद्दोजहद में लगा था और कोई बस अवार्ड के लिए फिल्में बना रहा था। इसके तहत जो फिल्में आई, शुरू में उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। बुनावट में वो थी भी कुछ ऐसी, और कई फिल्में फायदे का सौदा भी रहीं। इसका दबाव ये रहता है कि भाई एक भेड़चाल इसके बाद शुरू हो गई। हर एक निर्माता ऐसी फिल्म बना रहा था जो एक तरह से बॉलीवुड की मनमानी ही मान सकते हैं और सिर्फ कमाई का एक फार्मूला मान सकते हैं। तीसरा, मास सर्किट को नज़रअंदाज करना। 90 के दशक या फिर उससे पहले बॉलीवुड में फिल्मों की मेकिंग का प्रोसेस अलग अलग नज़र आती है। ज़्यादातर फिल्में पॉपुलर धारा में बनती थी। यथार्थपरक फिल्मों का दायरा अलग था। उन्हें आर्ट फिल्म कहा जाता था। ये फिल्में अमूमन फंडिंग से बनती थी, जिनका मकसद बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं होता था, मतलब पैसा कमाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। एक और धारा थी जिसमें सी ग्रेड की फिल्में नज़र आती थी। संभव है कि उनका भी एक ऑडियंस बेस होता था जिसके लिए फिल्में बनाई जा रही होती थी, और पॉपुलर धारा को बॉलीवुड की लाइफलाइन कह सकते हैं। असल में ये बॉलीवुड की कलात्मक और सी ग्रेड धारा का मिलाजुला रूप ही है। इसमें सब कुछ था, बढ़िया कहानियाँ, एक्टिंग, गाने बजाने, ग्लैमर, मार धाड़, सब कुछ। 90 के दशक के बाद उदारवाद की आमदा ने महानगरीय सिनेमा दिया। इस दौरान मारधाड़ फिल्में अलग होने लगी। 90 से पहले अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे सब कुछ करते थे। लेकिन 90 के बाद शाहरुख और आमिर, सलमान खान के रूप में सिनेमा की एक महानगरीय धारा अलग हुई। छोटे शहरों, कस्बों की धारा का नेतृत्व अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, अजय देवगन जैसे सितारों ने लिया। आप इसे मास सर्किट करार दे सकते हैं। गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों की भी एक अलग ही धारा होती थी। हुआ ये कि 2000 तक भले ही अलग अलग धारा नजर आती थी, लेकिन हर तरह की फिल्में उस समय तक बन रही थी। प्रेम कहानियां भी, मारधाड़ से भरपूर एक्शन फिल्में भी। कहने का मतलब सीधे सीधे यह है कि हिंदी बेल्ट में जो अलग अलग धारा के दर्शक थे, उनके लिए हर तरह की फिल्में थी। पर 2000 के बाद उसमें कमी आई। मास सर्किट को बॉलीवुड ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। इस दौरान कभी कभार ही मास एंटरटेनिंग फिल्में आती थी, लेकिन वो जब भी आई बड़ी हिट साबित हुई। सलमान की वांटेड से लेकर शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस या फिर अक्षय कुमार की हालिया मूवी सूर्यवंशी तक, पिछले 10 सालों को देखें तो यहीं से दक्षिण के सिनेमा की शुरुआत हिंदी बेल्ट में दिखाई देती है। बॉलीवुड जिन फिल्मों को बनाने से मुंह बिचका रहा था, वही कहानियां हिंदी में डब होकर टीवी पर प्रीमियर हो रही थी। ये सब उस वक्त की बात है जब साउथ हिंदी में अपनी फिल्म रिलीज करने को लेकर बहुत इच्छुक नहीं था। तमाम टीवी चैनल्स को लगभग मुफ्त में मिल रही ये फिल्में थी और उन्हें देखा भी खूब जा रहा था। सेट मैक्स, स्टार गोल्ड और यूट्यूब एक्शन पर अचानक से दक्षिण की डब फिल्मों की भरमार दिखी। स्वाभाविक है, इन्हें देखा जा रहा होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा चलाई जा रही थी। ये बदलाव जिस वक्त दिख रहा था, उस वक्त हिंदी में बहुत ही कम मात्रा में मास एंटरटेनिंग फिल्में बन रही थी। चौथा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस ने तो तमाम दर्शकों को बायस किया है। अब तो ऐसे लोगों की भरमार दिख जाएगी जो सिर्फ इसलिए बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखना चाहते कि उन्हें भाई भतीजावाद से परेशानी है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का इलाज उन्हें साउथ की ओर लेकर जाता है, जबकि साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा के सिनेमा उद्योग में भी खास कुनबों को ही बोलबाला है। पुष्पा जहाँ से आई है, उस समूची तेलुगु इंडस्ट्री को मात्र 2 से 3 खानदान मिलकर चलाते हैं। और आखिर में बात करें हिंदू मुस्लिम की मौजूदा राजनीति का असर। सोशल मीडिया के दौर में मौजूदा राजनीतिक माहौल ने भी फिल्मों पर असर डाला है। पिछले 3 दशकों में हिंदू मुसलमान की दीवार बहुत मजबूती से हिलना शुरू हुई है। बॉलीवुड के खिलाफ आग में घी का काम आमिर खान, शाहरुख खान के कुछ बयानों ने भी किया, जिसमें उन्होंने एक मुसलमान होने की निजी पीड़ा व्यक्त करी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड के तीनों खान सितारे पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े नायक के रूप में दिखते हैं। फिल्म उद्योग में कई अन्य अल्पसंख्यक चेहरे भी चोटी कर नजर आते हैं। राजनीतिक रूप में बॉलीवुड के धार्मिक बंटवारे को लेकर जो बहसें शुरू हुई हैं, उसने हिंदी फिल्म उद्योग को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। गैर हिंदू चेहरों के बहाने बॉलीवुड पर हिंदू विरोधी आरोप तो मंदिर आंदोलन के बाद से ही लगने लगे थे, लेकिन मोदी के उभार से कुछ साल पहले ये बहुत गहराए होने लगे। इसी दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद की फिल्मों का उफान दिखा और एक बॉलीवुड से एक नई स्टार पावर नजर आने लगी। अक्षय कुमार, अजय देवगन ने लोकप्रियता के नए मानक स्थापित किए। दूसरी तरफ खान सितारे को निशाना बनाया गया, खासकर शाहरुख खान को। उनकी फिल्मों का विरोध हुआ, उनके पीछे राजनीतिक हस्तियां भी दिखी। शाहरुख की कुछ अच्छी फिल्में इसी की भेंट चढ़ गई, मतलब कि जीरो नायाब नमूना है। बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग थी, लेकिन वो मूवी हिट नहीं हुई, लोगों को उसकी कहानी ही पसंद नहीं आई। शाहरुख के करिश्मे को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह फिल्म 10 साल पहले आई होती तो ब्लॉकबस्टर होती। इसी दौरान टीवी प्रीमियर से अलग साउथ से बाहुबली के रूप में एक फिल्म सिनेमाघरों में आई, जिसने हिंदी बेल्ट में फिल्मों की राजनीति के बहाने बॉलीवुड को नापसंद करने वालों को एक ऑप्शन दे दिया, एक विकल्प दे दिया। उसके बाद देखिए अब
धार्मिक और राजनीतिक रूप से बॉलीवुड का विरोध करने का किस कदर साउथ की तारीफों के पुल बांधने का एक तौर तरीका निकलकर सामने आया है। साउथ की फिल्मों का हिंदी बेल्ट में पसंद किया जाना इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह भी माना जाता रहा है कि जिस प्रकार की नफरत इस समय बॉलीवुड को लेकर व्याप्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा साउथ की मूवीज़ को भी पहुंच रहा है। और ये फ़ायदा जो पहुंच रहा है उसके कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ गलत एडवांटेजेस भी हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि देखिए कई ऐसी मूवीज़ आती हैं बॉलीवुड से निकल कर जो कि खासी पसंद की जाती हैं और उनकी कहानियाँ भी अच्छी होती हैं, लेकिन एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बस वही होता है। जो बॉलीवुड मूवीज़ सही तरीके से दर्शकों के गले से नीचे नहीं उतर पाती हैं, उनके चक्कर में दूसरी अच्छी मूवीज़ भी पिस जाती हैं। और साउथ की वो मूवीज़ जिनको कि शायद उतना हाइप नहीं मिलना चाहिए था, उनको भी हाइप मिल जाता है। ऐसे में आप खुद ही देख लीजिए कि अब आज की डेट में 2017-2018 की जो हिट मूवीज़ हैं साउथ की, उनको दोबारा हिंदी में डब कर सिनेमाघरों में रिलीज़ किए जाने की तैयारी चल रही है। अब ये कहीं ना कहीं ये सभी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि अब इन सभी चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन होना है, और अगर ये होता है तो कहीं ये किसी तरीके से गलत साबित ना हो जाए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।